मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, साइंस विजन मस्ती में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग लीवर यानी जिगर के बारे में पढ़ेंगे कि यकृत जो है हमारे पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम का सहायक अंग क्यों है, और इसके ढेर सारे कार्य यानी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में इसका जो है क्या रोल है। तो आइए देखते हैं यकृत या लीवर। यकृत को उर्दू में जिगर कहा जाता है। इसको उर्दू में जिगर के नाम से जाना जाता है। इसे कलेजी भी कहा जाता है। यकृत जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी या लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? यकृत है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्रंथि या ग्लैंड क्या होती हैं। ग्लैंड क्या है? हमारे शरीर के ऐसे अंग या भाग जिनसे कुछ पदार्थ केमिकल स्रावित होते हैं, जैसे हार्मोन स्रावित होता है, एंजाइम स्रावित होता है, तो उन्हें ही, उन अंगों को ग्रंथि कहा जाता है। एक लाइन में पुनः देखिए, हमारे शरीर के ऐसे अंग जिनसे जूस, एंजाइम, हार्मोन्स इत्यादि का श्रवण होता है, उन्हें ग्रंथि या ग्लैंड कहा जाता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत होगा। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि, इंटरनल ग्लैंड, लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तब वह थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड या अवटु ग्रंथि होगा। थायराइड ग्लैंड को अवटु ग्रंथि कहा जाता है। तो दो क्वेश्चन आपका, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि थायराइड ग्लैंड होती है। सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट आर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तब वो आपका स्किन या त्वचा है। सबसे बड़ा अंग जो है हमारे शरीर का स्किन, यानी पूरे शरीर पर स्किन क्या है? फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा अंग क्या हो गया? स्किन या त्वचा हो गया। और सबसे बड़ा आंतरिक अंग, आंतरिक अंग का मतलब इंटरनल ऑर्गन का मतलब हमारे शरीर के अंदर के अंग, जो हमारे से बाहर, जिसे हम लोग बाहर से नहीं देख पा रहे हैं, शरीर के अंदर के अंग को इंटरनल ऑर्गन या आंतरिक अंग कहा जाता है। तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर को कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि लीवर की जो सेल होती हैं, लीवर की जो कोशिका होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? तो लीवर की सेल का नाम है हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल को हिपैटोसाइट भी कहा जाता है। हिपैटोसाइट, तो इसके लीवर की कोशिका का नाम है हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट। अब यहाँ पर इसी से आपका 3 क्वेश्चन तैयार होगा। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन पूछेगा हिपैटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हिपैटिक सेल किसकी कोशिका का नाम है? लीवर के। अगर यहाँ पर हम लिख दें हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी, हिपैटो का मतलब लीवर की कोशिका और लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी लीवर का अध्ययन, लीवर का अध्ययन या स्टडी, लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शरीर के किस अंग में रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यहाँ ध्यान दीजिए, एक शब्द हम लिख दें, सबसे अधिक, सबसे अधिक रीजनरेशन, रीजनरेशन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन। सबसे अधिक शरीर के किस अंग में पुनरुद्भवन होता है? तो लीवर में होता है। किस में होता है भैया? लीवर में होता है। या कहीं कहीं आपको दे देगा लीवर न दे करके हिपैटिक सेल दे देगा, यानी लीवर की कोशिका में होता है।
लेकिन ये रीजनरेशन है क्या? देखिए इसको तोड़िए, इसको तोड़ के शब्द को, री का मतलब होता है पुनः या फर्दर, फर्दर इसको इंग्लिश में फर्दर बोलते हैं या पुनः। और जनरेशन का मतलब फार्मेशन, बनना या निर्माण होना। फार्मेशन का मतलब होता है बनना या निर्माण होना, यानी पुनः बन जाना, पुनः निर्माण हो जाना। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे शरीर के अंग पर कहीं भी चोट लगती है तो आप देखे होंगे बाइंड हीलिंग होती है, तो शरीर में जहाँ चोट लगा रहता है वह कुछ दिनों बाद वह धीरे धीरे घाव भर जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है रीजनरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? रीजनरेशन या पुनरुद्भवन। तो सबसे अधिक यानी लीवर की अगर कोशिका डैमेज हैं, अगर लीवर 50% भी बचा है, ख़राब नहीं हुआ है, 50% ख़राब मान लीजिए हो गया, 50% बचा है, तब भी लीवर आराम से बन जाएगा, लीवर की कोशिका बन जाएगी। यानी सबसे अधिक रीजनरेशन लीवर की कोशिकाओं में पाया जाता है। अब यही प्रश्न उठाता है कि सबसे कम रीजनरेशन, सबसे कम रीजनरेशन किस में पाया जाता है? रीजनरेशन। तो सबसे कम रीजनरेशन जो होता है ब्रेन की कोशिकाओं में होता है, ब्रेन सेल में होता है। हमारे दिमाग की कोशिकाओं में सबसे कम रीजनरेशन, यानी हमारे दिमाग की कोशिकाएं अगर डैमेज होती हैं तो जल्दी जनरेट नहीं होती हैं, जल्दी बनती नहीं है, ठीक है। तो सबसे कम ब्रेन की कोशिका में और सबसे अधिक जो होता है लीवर की कोशिकाओं में होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं। अब हम लोग लीवर के लोकेशन के बारे में, कि लीवर हमारे शरीर में स्थित कहाँ होता है, इसके बारे में आइए देखते हैं। देखिए जहाँ तक लोकेशन की बात है, ये देखिए हमारे शरीर में यह छाती के ठीक नीचे, थोरैक्स के ठीक नीचे डायफ्राम की एक पट्टी पाई जाती है। डायफ्राम की एक पट्टी पाई जाती है। यह पट्टी जो है हमारे उदर के और वक्ष भाग को दो भागों में विभाजित करती है। यानी कि डायफ्राम के ऊपर के भाग को वक्ष गुहा या थोरैसिक कैविटी कहा जाता है और डायफ्राम के नीचे के भाग को उदर गुहा या एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। उदर का मतलब होता है पेट और गुहा का मतलब खाली स्थान, यानी कि पेट के खाली वाले स्थान में। तो खाली स्थान का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ना कोई अंग होगा। तो ध्यान दीजिए उदर गुहा क्या है, हमारे उदर गुहा में ही हमारे शरीर की किडनी, मूत्राशय, यकृत वगैरह ये उदर गुहा में स्थित होता है। अमाशय पूछेगा, अमाशय कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा में स्थित होता है। यकृत कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा में स्थित होता है, ठीक है। छोटी आंत कहाँ स्थित होती है? उदर गुहा में। बड़ी आंत कहाँ स्थित होती है? उदर गुहा में, ठीक है। यूटेरस के बारे में पूछ दे, यूटेरस यानी गर्भाशय कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा में स्थित होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और ऊपर का भाग थोरैसिक कैविटी है, वक्ष गुहा, जिसे चेस्ट कैविटी भी कहा जाता है। ऊपर का भाग जो है चेस्ट है और नीचे का भाग उदर के लिए है। तो चेस्ट में क्या स्थित होता है? वक्ष गुहा में। हमारे वक्ष गुहा में हृदय स्थित होता है, वक्ष गुहा में फेफड़ा स्थित होता है। तो हृदय और फेफड़ा वगैरह जो है ये वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। अब मेन हमें ये लीवर के लोकेशन देखना है। अब यहाँ देखिए, ये जैसे अब हम खड़े हो गए तो ये हमारा कौन सा भाग हो गया? दायां, और ये बायां भाग हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये डायफ्राम है। लीवर हमारे डायफ्राम से लटकती हुई संरचना होती है और लीवर हमारे उदर गुहा में दाएं तरफ स्थित होती है। लीवर हमारे जो है
उदर गुहा में दाहिने तरफ स्थित होती है। ये बायां हो गया, ये दाहिना। तो पूछे कि लीवर कहाँ स्थित होता है, तो दाएं स्थित होता है। अब इसका ये तो लोकेशन हो गया कि उदर गुहा में लीवर स्थित होता है। अब इसका पूछता है लीवर का भार कितना होता है। देखिए लीवर का जो भार है 1.5 kg से 2 kg के आसपास होता है। इतना लीवर का भार है। इसीलिए शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर को कहा गया है, इंटरनल आर्गन। तो इसका भार जो है 1.5 kg से 2 kg के बीच है। लीवर जो है 2 लोब में डिवाइड रहता है। देखिए ये बायां लोब, ये दायां लोब। दाएं लोब पर ही गाल ब्लैडर स्थित होता है। लीवर के दाएं लोब पर, यहाँ मैं लिखूं लीवर के दाएं लोब या दाएं पिंड पर गाल ब्लैडर स्थित होता है। कौन स्थित होता है भैया? गाल ब्लैडर स्थित होता है। गाल ब्लैडर को पित्ताशय कहा जाता है। गाल का मतलब होता है पित्त, अब ब्लैडर का मतलब होता है थैला, यानी पित्त को रखने वाला थैला को ही पित्ताशय के नाम से जाना जाता है। पित्ताशय के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों का क्या रेशियो है। लीवर जो करता क्या है, लीवर जो है बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस, यहाँ ध्यान दीजिए, लीवर बनाता है बाइल जूस, ठीक है। लीवर बनाता है बाइल जूस का निर्माण करता है। और ये लीवर जो है हमारे शरीर में 24 घंटा बाइल जूस पित्त रस बनाता रहता है। बाइल जूस को ही पित्त रस भी कहा जाता है। 24 घंटा बनाता रहता है। चाहे आप सो रहे हों, चाहे आप जाग रहे हों, चाहे गाना गा रहे हों, चाहे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हर समय लीवर जो है बाइल जूस बनाता रहता है। और ये बाइल जूस लीवर से छोटी आंत के डियोडेनम में पहुंचता है। छोटी आंत का एक भाग डियोडेनम होता है, उसी में जाकर के बाइल जूस मिल जाता है। एलिमेंट्री कैनाल जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे मिलता है और बाइल जूस करता क्या है। बाइल जूस की जो नेचर या प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है, अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो जल में मिल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, वो अल्कलाइन है। यानी इसकी प्रकृति जो है क्षारीय है और अल्कलाइन नेचर का बाइल जूस है। एक्सेस अमाउंट जब इस बाइल जूस का होता है, यानी बाइल जूस आवश्यकता से ज़्यादा बनता है, तो यह जा करके इस गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। यानी गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय का मुख्य कार्य लीवर द्वारा स्रावित बाइल जूस या पित्त रस का संचयन करना या स्टोर करना होता है। अब यहाँ 2 चीज़ें ध्यान दीजिए, बाइल जूस बनाता कौन है? लीवर बनाता है। स्टोर कौन करता है? स्टोर पित्ताशय करता है। यानी पित्ताशय में जो है बाइल जूस जाकर के स्टोर होता है, एकत्रित होता है, और आवश्यकतानुसार यह बाइल जूस पित्ताशय से छोटी आंत के डियोडेनम में जाता है। देखिए, पित्ताशय से भी बाइल जूस छोटी आंत के डियोडेनम में जाएगा और लीवर से भी बाइल जूस छोटी आंत के डियोडेनम में पहुंचता है। दोनों से पहुंचता है। जब आवश्यकता होती है तब जाकर के ये बाइल जूस पहुंचता रहता है। कैसे पहुंचता है, कैसे क्या प्रोसेस है, उसका एलिमेंट्री कैनाल में डिटेल पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बाइल जूस किस नेचर का है? क्षारीय। किस नेचर का है भैया? क्षारीय। इसका पीएच मान लगभग 7.8
7.8 के आसपास होता है। अब देखिए, ये गाल ब्लैडर में बाइल जूस ज़्यादा एकत्रित रहता है, तो क्षारीय प्रवृत्ति जो होगी यहाँ पर ज़्यादा होगी। और ये गाल ब्लैडर जो होता है छोटी सी गोली के आकार की तरह दिखने में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मुर्गा वगैरह काटते हैं, जो चिकन वगैरह काटते हैं, ठीक है, जब काटेंगे यानी मीट वगैरह जब काटते पीटते हैं तो उसमें करते क्या हैं, उस मुर्गे के या बकरे के यकृत से जो सटा हुआ पित्ताशय या गाल ब्लैडर होता है काट करके निकाल देते हैं। अगर मान लीजिए काटते समय गलती से अगर इधर उधर कट गया, यहाँ से नहीं कटा, गलती से अगर यहाँ से कट गया, अब बाइल जूस निकलेगा यहाँ से और पूरे जो है मीट में फैल जाएगा। इतना होशियार, बायोलॉजी इतना अच्छी तरह से पढ़े रहते हैं सब कि बहुत होशियारी से काट करके उसको आराम निकाल के फेंक देते हैं सब। यानी अगर गलती से समगम का काट दिए, मान लीजिए काट दिया ऐसे काटे सब कट पिट गया, बाइल जूस फैल जाएगा। अब उस मीट में कितना से कितना अच्छा से अच्छा मसाला डालकर बनाएंगे, लेकिन मीट का स्वाद जो है अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? बाइल जूस के कारण उस मीट में फैल जाएगा बाइल जूस। तो बाइल जूस इतना क्षारी होता है, इसलिए मीट काटने वाला इतना होशियार रहता है कि ये पित्ताशय को काट करके ही फेंक देता है, पित्ताशय को काट करके फेंक देता है। तो पित्ताशय का एक काम क्या है? बाइल जूस को एकत्रित करना और समय समय पर आवश्यकता अनुसार हमारी छोटी आंत के डियोडेनम में भेजते रहना, यही इसका काम है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन से जंतु हैं जिनमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है? तो घोड़ा हो गया, घोड़ा, चूहा, गधा, इन तीनों में पित्ताशय या गाल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। यानी पूछ दे किस में नहीं पाया जाता है? घोड़ा, चूहा, गधा में पित्ताशय एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। पित्ताशय किससे जुड़ा होता है? पित्ताशय यकृत से जुड़ा होता है। यकृत के किस भाग से? दाहिने भाग से जुड़ा होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं यकृत का क्या क्या कार्य है। यकृत के कार्य, फंक्शन ऑफ लीवर। देखिए, यकृत हमारे शरीर में एक कुशल गृहिणी की तरह काम करता है। यकृत का हमारे शरीर में बहुत ही रोल है। यकृत बाइल जूस का निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस में कुछ पिगमेंट होते हैं, वाटर होता है। पित्त रस में दो मुख्य पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें जो है पिगमेंट पाया जाता है बिलीरुबिन, और एक पिगमेंट पाया जाता है बिलीरुबिन पिगमेंट, और एक पाया जाता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन क्या करता है? देखिए, पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक। जब भी बायोलॉजी में पिगमेंट रंग की, शरीर में या पौधे के रंग की जब भी बात हो तो उसके पीछे एक पिगमेंट जिम्मेदार होता है, एक वर्णक जिम्मेदार होता है। जैसे मैं पूछूं कि पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं, तो आप कहेंगे क्लोरोफिल के कारण से। क्लोरोफिल के कारण से पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। मिलेनिन के कारण से हमारे शरीर, त्वचा, मिलेनिन जो है हमारी त्वचा को रंग प्रदान करती है। मिलेनिन क्या है? एक पिगमेंट है। तो जब भी रंग या कलर की बात होगी शरीर में,
उसके पीछे एक पिगमेंट जिम्मेदार होता है। अगर मैं पूछूं कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, तो रुधिर का रंग हीमोग्लोबिन के कारण से लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट हो गया, यानी एक वर्णक है। यानी रंग के लिए जिम्मेदार कौन? रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक होते हैं या पिगमेंट होते हैं। बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो है यह हमारे प्लाज्मा में उपस्थित, अगर इसकी बात करें प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो रुधिर में पाया जाता है प्लाज्मा, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला क्यों होता है? बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण भैया? बिलीरुबिन के कारण। और बाइल जूस को कौन रंग प्रदान करता है? बिलीवर्डिन, यानी हरा रंग। बिलीवर्डिन जो है बाइल जूस को हरा रंग देता है। यानी ये जो बाइल जूस है हरे रंग का, कौन रंग प्रदान, हरा रंग प्रदान कौन करता है? बिलीवर्डिन करता है। बाइल जूस में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। यानी मैं यहाँ बात करूँ, क्या बाइल जूस में पाचक एंजाइम पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। पाचक एंजाइम बाइल जूस में नहीं पाया जाता है। लेकिन ये बाइल जूस करता क्या है? वसा का पाचन करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वसा का पाचन करता है। यानी वसा के बड़े अणुओं को, लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम बाइल जूस करता है। यानी ये मान लीजिए एक बड़ा मॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे भाग में इसको तोड़ दिया। लो इतना छोटा छोटा पार्ट में, लो ये वसा का बड़ा मॉलिक्यूल, लार्ज पार्ट, फैट या वसा, और ड्रॉपलेट पार्ट, छोटे छोटे भाग। यही प्रक्रिया इमल्सिफिकेशन कहलाती है या पायसीकरण कहलाती है। इसको इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहते हैं। पायसीकरण यानी कि पायस यानी फैट के बड़े अणु जब छोटे अणुओं में टूट जाते हैं तो उसी को पायसीकरण कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लीवर को पाचन तंत्र का सहायक अंग क्यों कहा जाता है। लीवर ही वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है। कैसे? लीवर से स्रावित होता है बाइल जूस या पित्त रस, और पित्त रस जो होता है वसा के बड़े अणुओं को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जिससे वसा का पाचन आसानी से होता है। तो ये बाइल जूस। अब ये दूसरा इसका कार्य क्या भैया? लीवर जो है प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है। प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों प्रोटीन हैं और ये ब्लड में पाए जाते हैं। यानी कि लीवर में जब ये निर्माण हो जाता है तो ये ब्लड में चले जाते हैं, यानी कि ब्लड में पाए जाते हैं। और प्रोथ्राम्बिन फाइब्रिनोजन का काम क्या है? जब हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है तो क्लाट बनता है, थक्का बनता है, तो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड क्लाटिंग का काम करता है। अब यहीं पर ध्यान दीजिए, हिपैरिन का निर्माण लीवर में होता है। हिपैरिन जो है यह भी प्रोटीन होता है और यह हिपैरिन ब्लड में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है, हमारे रुधिर में पाया जाता है। और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, शरीर के अंदर
हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है कौन? आंसर आपका होगा हिपैरिन। यानी शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है हिपैरिन। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब चोट लग जाती है, घाव वाले स्थान पर हवा डायरेक्ट आ जाती है, वहाँ थक्का बनता है। और थक्का बनने में मदद कौन करता है? प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो यहाँ पर हिपैरिन और प्रोथ्राम्बिन रहा। अब देखिए, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और ये ग्लाइकोजन जो होता है लीवर में जाकर के स्टोर होता है। देखिए, ग्लूकोज एक सरल शर्करा होती है, ग्लाइकोजन जो होता है एक जटिल शर्करा होती है। ग्लूकोज सिंपल शुगर है, ग्लाइकोजन जो है कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। जब ग्लूकोज का मात्रा हमारे शरीर में अधिक बनने लगता है, इसका अमाउंट ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में बनने लगता है, तो ये जाकर के लीवर के पास स्टोर होने लगता है। और आवश्यकता पड़ने पर ये ग्लाइकोजन जो है पुनः ग्लूकोज में टूटता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। पुनः ग्लूकोज में, यानी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेगा। अब ये कैसे टूटता है? देखिए, हम लोग भोजन करते रहते हैं, मान लीजिए लगातार 3-4 दिन तक खाना नहीं खाए या व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, उस दौरान क्या होगा? क्या हम मर जाते हैं? नहीं। उस दौरान होता क्या है, जो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन संचित रहता है, स्टोर रहता है, वह धीरे 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 ग्लूकोज में टूटने लगता है और ग्लूकोज से हम लोगों को एनर्जी मिलने लगती है। ग्लूकोज से हमें क्या मिलने लगती है? एनर्जी मिलने लगती है। अब नेक्स्ट देखिए, लीवर जो है विषैले पदार्थ को विषहीन करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। टॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? विषैलापन। और डी लग गया है, यानी विषैलापन को दूर करना, विषहरण का काम करता है। जब हम लोग खाना खाते हैं, उस दौरान कोई विषैला पदार्थ, पॉइजन वगैरह हमारे शरीर में आता है, तो लीवर जो है उस पॉइजन जहर को पॉइजन लेस बनाने, विषहीन करने का काम करता है। लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। अगर मान लीजिए जहर की मात्रा ज़्यादा है तो कैसे विषहीन बनाएगा? तो विषहीन बनाता है। एक क्वेश्चन पूछता है, जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट वगैरह या कोई किसी कारण से व्यक्ति मर गया हो, पोस्टमार्टम के समय लीवर में विष की जांच की जाती है। अगर ये डॉक्टर पता करेगा कि क्या व्यक्ति जहर खा के मरा है, तो उस डॉक्टर को कैसे पता चला है कि जहर खा के मरा है? डॉक्टर लीवर में देखता है कि जहर की मात्रा ज़्यादा है आवश्यकता से, तो बता देगा कि वास्तव में ये व्यक्ति जहर पॉइजन खा करके मरा है। यानी पोस्टमार्टम के समय लीवर कोशिकाओं में विष या पॉइजन या माहुर की जांच की जाती है। जहर को माहुर भी बोलते हैं लोग, गांव देहात में माहुर बोला जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है, जब किसी व्यक्ति को जल में डुबा करके मारा जाता है, जल में डुबा करके मारा जाता है, तब कैसे पता करेगा डॉक्टर कि ये व्यक्ति जल में डूब करके मरा है? अगर व्यक्ति नदी में डूब करके मरा हो, तो देखिए, अगर व्यक्ति डूब कर मरता है नदी में, नदियों में डूबकर व्यक्ति मरता है, तो कैसे पोस्टमार्टम के समय जांच की जाती है? डॉक्टर जो है उस व्यक्ति के लंग्स में डायटम की जांच करता है।
डायटम की जांच करता है। जांच फेफड़े में देखेगा कि डायटम है, तब कहेगा कि यह व्यक्ति डूब करके मरा है। कोई लोग होते हैं कि ऐसे मान लीजिए गला दबा दिए या मार दिए और ले जाके नदी में फेंक दिए, उसको सोचेंगे लोग कि डूब के मरा है। अगर मृत व्यक्ति को ले जा करके नदी में फेंकेंगे तो उसके हो सकता है कि लंग्स में डायटम न जाए, क्योंकि जब व्यक्ति डूबता है नदी में तो डायरेक्ट पानी जो है उसके मुंह में जाता है और वो पानी कुछ फेफड़े में भी डायरेक्ट जाने लगता है। और पानी में डायटम वगैरह जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और वो जा कर के फेफड़े में एकत्रित होने लगते हैं। अगर डूबेगा तो डायटम जरूर पाया जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति का गला दबा करके मारा जाता है, गला दबा करके मारा जाएगा, गला दबा कर मारा जाएगा तो ओ शेप बनेगा, ओ शेप्ड। डॉक्टर ऐसे चिन्हित कर लेते हैं। मान लीजिए किसी का गला दबा करके कोई मारा है, डॉक्टर बता देगा कि ये इसका ओ शेप है गले में। अब ऐसे तो आपको थोड़ा डायरेक्ट दिखाई देगा कि ओ शेप बना है। इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उपकरण रहते हैं, उस उपकरणों के माध्यम से डॉक्टर पता करते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी दी, कोई व्यक्ति फसड़ी लगा कर मरा है, तब कैसे व्यक्ति यानी फसड़ी लगा करके मरता है व्यक्ति, या फांसी दी जाती है, फसड़ी लगा कर मरेगा, तो उसके गले में भी शेप्ड बना रहेगा। कैसा शेप्ड बना रहेगा? भी शेप्ड। गला दबाकर ओ शेप्ड, फसड़ी लगाकर भी शेप्ड, डूबकर डायटम की जांच, जहर के लिए लीवर कोशिकाओं की जांच। तो लीवर जो है विषैले पदार्थों को विषहीन बनाता है। भ्रूणावस्था के दौरान आरबीसी का निर्माण करता है, यानी एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट, यानी भ्रूणावस्था, जब शिशु भ्रूणावस्था में रहता है तो आरबीसी का निर्माण करता है। भ्रूणावस्था के दौरान आरबीसी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? आरबीसी का निर्माण करता है, यानी शिशु में आरबीसी का निर्माण। रेड ब्लड कार्पेल्स, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करता है। एक चीज़ और है, ये तो भ्रूणावस्था के समय हो गया, यानी इसका 6वां फंक्शन हो गया। 7वां फंक्शन यहाँ पर इसका देखिए और मज़ेदार। जब आरबीसी मर जाती हैं तो आरबीसी में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेल्स के मरने के बाद, रेड ब्लड कार्पेल्स के मरने के बाद, यानी जब मर जाती हैं, आदमी के मरने के बाद नहीं, आरबीसी के मरने के बाद। आरबीसी का लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है। आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाती हैं, फिर नई आरबीसी बनती हैं। 120 दिन के बाद मरती रहती हैं, नई बनती रहती हैं, नई बनती रहती हैं, मरती रहती हैं। यानी आरबीसी का औसत जीवन काल पूछे तो आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी के मरने के बाद आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। इस हीमोग्लोबिन का ये क्या करता है? लीवर हीमोग्लोबिन का विखंडन करता है। क्या करता है भैया? विखंडन, यानी छोटे छोटे भाग में तोड़ देने का काम करता है। इस कारण से यकृत को लाल रुधिर कणिकाओं का मरघट के नाम से जाना जाता है। यकृत को कहा जाता है मरघट। किसका? आरबीसी का। तो पूछेगा कि आरबीसी का मरघट किसको कहा जाता है? तो आरबीसी का मरघट जो है लीवर को कहा जाता है, लीवर को कहा जाता है। इसका नेक्स्ट फंक्शन देखिए, यह हमारे शरीर में कुशल गृहिणी की तरह काम करता है। लीवर हमारे शरीर में कुशल गृहिणी की तरह काम करता है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लीवर जो है अमोनिया का निर्माण करता है, लेकिन पूछे कि यूरिन का निर्माण कौन करता है, तो यूरिन का निर्माण किडनी करती है। यूरिन का निर्माण, या यूरिन का मतलब मूत्र, मूत्र का निर्माण जो है हमारी किडनी या वृक्क या गुर्दा करता है। लेकिन ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से अमोनिया का संश्लेषण अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुनः देखिए। लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, यानी यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण जो होता है लीवर में होता है। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। किसके द्वारा होता है? अमोनिया के द्वारा होता है। जैसा कि पीछे मैं बोल दिया, ये अमोनिया का निर्माण नहीं, अमोनिया का निर्माण लीवर में नहीं होता है। यह अमोनिया को कन्वर्ट करता है लीवर यूरिया में आर्जिनेज एंजाइम की मदद से। तो क्वेश्चन यहाँ पर 2 बनेगा। यूरिया, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ बोलें यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। लेकिन मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में होता है। मूत्र का निर्माण किडनी में होता है। तो ये लीवर के जो हैं फंक्शंस कुछ रहे, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं। जय हिंद साथियों।